Hello students, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine. As you all know that we are doing chapter number 6 and we are on our second class that we are going to discuss today packaging of DNA helix. Structure of DNA हमने कर लिया था कि DNA का structure कैसा है, Watson and Crick model we have done. So today we will do that how DNA is packed in the nucleus, how DNA is present in the nucleus. So first of all that we discussed in our last class also about nitrogenous bases. Nitrogenous bases. As you all are aware that nitrogenous bases are of two types. दो type होते हैं इनकी. One is purine and second one is pyrimidine. इनके बारे में हमने कल बात की थी. What is purine and what are pyrimidine? I told you one trick. दैट प्यूरिन का नाम छोटा है तो स्ट्रक्चर बड़ा होगा, पिरिमिडिन का नाम बड़ा है तो स्ट्रक्चर छोटा होगा. लेट्स सी अबाउट देयर स्ट्रक्चर. हमने बात की थी कि प्यूरिन में दो रिंग होती हैं और पिरिमिडिन में एक ही रिंग होती है. तो इफ यू टॉक अबाउट प्यूरिन स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर प्यूरिन. ओके, सपोज दिस इज एडेनिन. वन मोर स्ट्रक्चर फॉर प्यूरिन. This is guanine. Okay, so two purine are there. I'll write here adenine. एक ही हमने adenine बना लिया और suppose ये हमने बना लिया है guanine. Okay, two pyrimidine are there. इसमें single ring होती है. एक ये बन गया हमारा thymine. You can write here thymine. And second हमने बनाया है C. It means cytosine. Okay, so two purine, two pyrimidine. Total 4 nitrogen bases. One more nitrogen base is there, that is uracil. That is also pyrimidine. वो कौन है? pyrimidine है वो भी, प्यूरिन नहीं है ये. ओके, अच्छा अब हम जो करेंगे ये नाइट्रोजन बेस के बारे में किया था. टुडे वी आर डूइंग पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजन बेसिस. पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, कैसे इनका पेयर बनता है. Purine, one purine combined with second pyrimidine or one purine make bond with pyrimidine, another purine make bond with another pyrimidine. How? Adenine और thymine bond बनाते हैं and two bond are there between adenine and thymine. Between guanine and cytosine 3 bond are there and these bond are hydrogen bond. ये कैसे bond है? हाइड्रोजन बॉन्ड है. मीन्स एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऐसे ही दूसरा प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाता है. तो एडेनिन और थाइमिन में 2 बॉन्ड बनते हैं, ग्वेनिन और साइटोसिन में 3 बॉन्ड बनते हैं. देन व्हाट अबाउट यूरासिल. यूरासिल के साथ क्या होता है? यूरासिल टेक्स प्लेस ऑफ थाइमिन. यूरासिल थाइमिन की जगह आता है. डीएनए में तो थाइमिन होता है बट आरएनए में क्या होता है? थाइमिन की जगह यूरासिल. तो इट मेक बॉन्ड विद एडेनिन बिकॉज एडेनिन ही है जो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है. तो यहाँ पर भी एडेनिन ही होगा वो जो यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाएगा. एंड 2 बॉन्ड बनते हैं वहाँ पर भी और यहाँ पर भी कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे. एंड दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आई होप इट इज क्लियर. पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजन बेसिस कैसे होती है डीएनए के अंदर. नेक्स्ट थिंग इज चारगफ रूल. Yesterday in Watson-Crick model, I told you one thing कि नाइट्रोजन बेसिस जो है पेयर बनाते हैं और ये जो है पेयरिंग एक रूल्स के बेस पे होती है. और वो कौन से रूल हैं? चारगफ्स रूल. चारगफ वॉज साइंटिस्ट एंड ही गेव सम रूल कि ऐसा नहीं अपनी मर्जी से नाइट्रोजन बेसिस पेयर बना लेंगे डीएनए में. जब जो चाहा जिसके साथ पेयर बना लेगा, जैसे प्रोसेस से चाह वैसे पेयर बना लेगा. इट इज़ नॉट देयर. देयर आर सम रूल्स. सपोज दिस इज डबल हेलिक्स डीएनए. ये डीएनए है एंड वी टॉक अबाउट वन थिंग दैट इन वन टर्न ऑफ डीएनए टोटल 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट. टोटल 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट. सपोज दिस इज वन बेस पेयर नाइट्रोजन बेसिस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, here 8th, 9th and 1 10th. Total 10 base pairs are there in one turn of DNA. In one turn of DNA 10 base pairs are there. Okay. अब ये बेस पेयर कितने होंगे, कैसे होंगे, क्या इनकी रूल होगी पेयरिंग की,
ये सारे रूल किसने दिए थे? चारगफ ने दिए थे। किसने दिए? चारगफ ने। एंड व्हाट ही टोल्ड, फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1 इज amount of purine is always equal to amount of pyrimidine. Listen carefully what he told. उसने बताया कि डीएनए की एक टर्न में जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडिन होंगे। नॉट अ बिग डील। क्या हो रहा है इसके अंदर? जितने भी यहाँ पर प्यूरिन आएंगे उतने पिरिमिडिन आएंगे, क्योंकि अकेला तो कोई आ नहीं रहा है, एक्स्ट्रा कोई होगा नहीं और कम भी कोई होगा नहीं। सेम हेयर वी कैन से। अच्छा, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि जितने अच्छा प्यूरिन कौन कौन से है? एडेनिन और ग्वानिन है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर 10 बेस पेयर हैं तो एडेनिन भी 5 होगा और ग्वानिन भी 5 होगा। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। मे बी एडेनिन 4 हो, ग्वानिन 6 हो, मे बी एडेनिन 7 हो और ग्वानिन 3 हो। सेम हेयर साइटोसिन और थाइमिन, ये दोनों पिरिमिडिन है, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी अगेन कि साइटोसिन 5 होगा और थाइमिन भी 5 होगा। साइटोसिन सपोज 2 ही हो बेस पेयर, थाइमिन 8 हो जाए। बट वन थिंग इज कंपल्सरी। व्हाट इज दैट थिंग? सेकेंड रूल बोल सकते हैं या फर्स्ट रूल का बी पार्ट बोल सकते हैं कि ये तो ज़रूरी नहीं प्यूरिन की अमाउंट आपस में इक्वल हो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ये सेपरेट डिफरेंट हो सकते हैं, बट क्या कंपल्सरी है? अमाउंट ऑफ थाइमिन ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एडेनिन। Similarly, amount of cytosine is always equal to amount of guanine. अभी यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। क्या प्यूरिन का नंबर और पिरिमिडिन का नंबर इक्वल होगा? ये इतनी बात समझ आ गई है। बट यहाँ पर क्या है? थाइमिन को बॉन्ड बनाना है एडेनिन के साथ, साइटोसिन को बॉन्ड बनाना है ग्वानिन के साथ। तो जितना हम साइटोसिन लेंगे उतना ही ग्वानिन भी होगा और जितना हम थाइमिन लेंगे उतना ही एडेनिन भी होगा। नॉट हम, डीएनए में जितना साइटोसिन है उतना ही ग्वानिन होगा और जितना थाइमिन है उतना ही एडेनिन होगा। वी कैन राइट लाइक दिस, टी ऑलवेज इक्वल टू ए एंड सी ऑलवेज इक्वल टू जी। ध्यान से सुनो इन रूल्स को। न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड ऑन दीज रूल्स इन नीट एग्जाम। लाइक आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देती हूँ, न्यूमेरिकल्स देती हूँ। देखो, इफ amount or you can say percentage of thymine in double stranded DNA is 30%. Okay, then calculate percentage of guanine. क्या क्वेश्चन पूछा है? थाइमिन की परसेंटेज दी है 30%, ग्वानिन की परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है। फॉलो दिस रूल। अमाउंट ऑफ प्यूरिन किसके इक्वल है? पिरिमिडिन के। तो अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन। इट मीन्स हम टोटल 100% लेके चलेंगे तो 50% प्यूरिन होने वाला है और 50% पिरिमिडिन होने वाला है। 50% प्यूरिन एंड 50% पिरिमिडिन। देन थाइमिन की परसेंटेज हमें दी है। आई राइट हियर प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडिन, ये भी 50% और ये भी 50%। थाइमिन की परसेंटेज हमें दी है 30%। ठीक है, अब थाइमिन अगर 30% होगा तो साइटोसिन भी कितना हो जाएगा? सॉरी 20%, नॉट भी, क्या होगा? थाइमिन 30% है तो साइटोसिन कितना हो जाएगा? 20%, क्योंकि पिरिमिडिन टोटल 50% है, उसमें से थाइमिन 30 आ गया तो दूसरा पिरिमिडिन सी बच गया, उसका कितना परसेंटेज होगा? 20। नाउ कम ऑन प्यूरिन। अब जितना टी होगा उतना ही ए भी होगा और जितना सी होगा उतना ही जी भी होगा। रिमेंबर हाउ इट इज। हमने बात की कि प्यूरिन और पिरिमिडिन की अमाउंट इक्वल है, 50-50 है दोनों। थाइमिन की हमें क्वेश्चन में गिवन है 30% है, टोटल 50 होना चाहिए, तो बच गया साइटोसिन 20%। अब जितना साइटोसिन होगा उतना ही पेयरिंग करने के लिए हमें ग्वानिन चाहिए, तो ग्वानिन की अमाउंट कितनी आ गई? 20%। तो आंसर इज 20%। इज इट क्लियर? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 3, but in some books it is given that it is the part of rule number
1 ओनली। इसको रूल नंबर 1 को ही बोल दिया गया है कि रूल नंबर 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट इन सम बुक्स इट इज रिटन रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, व्हाट इज दैट रूल? अमाउंट ऑफ प्यूरिन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ pyrimidine, amount of purine divided by amount of pyrimidine is always equal to 1। क्या बात की थी हमने वहाँ पे? देखो प्यूरिन 50% है, ये दोनों प्यूरिन है 50%, ओके। pyrimidine भी 50% है, ये दोनों pyrimidine है 50%, तो ऑब्वियसली इट विल इक्वल टू 1, ओके। नेक्स्ट थिंग, रूल नंबर 4, हमने दोनों प्यूरिन को ऊपर लिखा, दोनों pyrimidine को, अब हम उनको ऊपर लिखते हैं जो आपस में बेस पेयर बनाते हैं। A+T डिवाइडेड बाय C+G विल नेवर इक्वल टू 1, दे विल नेवर इक्वल टू 1। यहीं से देख लो, चाहे A+T 30 + 30 60, C+G 20 + 20 40, इट इज नॉट इक्वल टू 1, ओके। तो इस चीज को याद रखना, यू आर नॉट टू कंफ्यूज। दोनों प्यूरिन को ऊपर लिख लो, दोनों pyrimidine को नीचे लिख लो, तो डेफिनेटली 1 आने वाला आंसर। बट इफ यू राइट पेयरिंग, जो दोनों आपस में पेयरिंग करते हैं उनको लिखोगे तो आंसर विल नॉट बी 1। सो दिस वर ऑल चारगफ रूल। चारगफ ने क्या क्या बताया? फर्स्ट थिंग ही टोल्ड दैट अमाउंट ऑफ प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ pyrimidine, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल ही टोल्ड दैट amount of thymine always equal to amount of adenine, amount of cytosine always equal to amount of guanine, clear? Next thing he told that if we take ratio of purine to the pyrimidine, it will always equal to 1, but if we take ratio of those base pair which make bond with each other, then it will never be equal to 1, okay? So these were all Chargaff rule. Now we will do पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। कैसे DNA पैक होता है? छोटा सा न्यूक्लियस होता है बट DNA बहुत ही बड़ा होता है, तो वो कैसे हमारे न्यूक्लियस में सेल में पैक होता है? सी, वन थिंग वी डिस्कस्ड दैट टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, ये हमने बात कल की थी। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन DNA में टोटल बेस पेयर कितने हैं? 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर, नॉट 9, 6.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर आर देयर। यू राइट हियर 9, नॉट 6, 9 बेस पेयर। अच्छा, नेक्स्ट थिंग एट डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स, 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 0.34 × 10⁻⁹ बेस पेयर, 0.34 × 10⁻⁹ बेस पेयर। ये हमने बात की थी नैनोमीटर में। किस में बात की थी? नैनोमीटर में, कि 3.4 नैनोमीटर होता है, तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। इसको किस में कन्वर्ट कर लिया मैंने? मीटर में। तो इसके अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ DNA कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ DNA, टोटल बेस पेयर पता लग गए, उनके बीच में डिस्टेंस पता चल गई, तो पूरे DNA की लेंथ निकल आएगी। इनको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, 6.6 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 0.434 × 10⁻⁹, एंड द आंसर कम 2.2 मीटर। तो हमारे DNA की लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर। नाउ सी दिस थिंग, इतनी तो हमारी हाइट भी नहीं है, ये तो हमारी हाइट से भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो DNA कैसे हमारी बॉडी में एडजस्ट कर रहा है? बॉडी में नहीं, एक सेल में, और सेल के भी न्यूक्लियस में कैसे एडजस्ट कर रहा है इतना लंबा DNA। गॉट इट? नाउ सी साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का साइज देखो, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻6 मीटर। ये न्यूक्लियस का साइज है और ये DNA का साइज है। तो इतना लंबा DNA कैसे न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट हुआ है? इसके लिए 2-3 चीज़ें जानना ज़रूरी है। क्या? फर्स्ट थिंग इज DNA इज एसिडिक मोलिक्यूल। DNA इज एसिडिक एंड नेगेटिवली चार्ज्ड मोलिक्यूल, नेगेटिवली चार्ज्ड मोलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सम प्रोटीन्स आर देयर, कुछ ऐसी प्रोटीन है जिसके ऊपर ये DNA रैप होने वाला है। रैप मीन्स लपेटने वाला है कि सपोज एक प्रोटीन है और इसके ऊपर ऐसे ऐसे DNA रैप करेगा, ठीक है। उन प्रोटीन्स को बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन
प्रोटीन्स। अब ये कौन सी प्रोटीन्स हैं? दीज प्रोटीन्स आर बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। यू नो दिस इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल डीएनए, प्रोटीन ये पॉजिटिवली चार्ज और डेफिनेटली अट्रैक्शन विल बी देयर, और इन ये दोनों एक आपस में बॉन्ड बना के मीन्स रैप करके इकट्ठे रहेंगे, अट्रैक्शन हम होगी वहाँ पे। एसिडिक है, ये बेसिक है। ओके, तो जो ये हिस्टोन प्रोटीन है, अब कैसे में पता चलता है कि कोई प्रोटीन बेसिक होगी, एसिडिक होगी, न्यूट्रल होगी? यू नो अबाउट अमीनो एसिड की कोई भी ये प्रोटीन बनी है तो ये एक अमीनो एसिड की चेन से बनी है। अब वो अमीनो एसिड 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स आर देयर, बेसिक अमीनो एसिड्स आर देयर, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स आर देयर। तो जिस भी मॉलिक्यूल में, जिस प्रोटीन में एसिडिक अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे तो वह एसिडिक प्रोटीन बन जाएगी, जिसमें बेसिक प्रोटीन अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे तो वो बेसिक प्रोटीन बन जाएगी। तो ऐसा ही कुछ हिस्टोन के साथ होता है। इसके अंदर 2 अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये दोनों ही अमीनो एसिड कैसे हैं? बेसिक अमीनो एसिड है, तो इनके रेजिड्यू ज़्यादा है, इनके अमाउंट ज़्यादा है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन कैसे हो जाती हैं? बेसिक प्रोटीन। दूसरी बात, लाइसिन और आर्जिनिन दोनों के एंड कैसे हैं? पॉजिटिव एंड है, तो ये इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन भी कैसे हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। इज इट क्लियर? तो डीएनए की लेंथ हमने जानी कि इसकी लेंथ क्या है, न्यूक्लियस का साइज क्या है, फिर डीएनए कौन सी प्रोटीन पे रैप होता है, वो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, एसिडिक मॉलिक्यूल है, और जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक हैं और पॉजिटिवली चार्ज है। और इन हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड हैं वो बेसिक अमीनो एसिड ज़्यादा है, लाइसिन और आर्जिनिन पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। और जो अब बात करेंगे हम हिस्टोन प्रोटीन की टाइप्स की, हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिकली ऑफ 5 टाइप्स। कितनी टाइप की होती है हिस्टोन प्रोटीन? 5 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज H1, सेकेंड H2A, थर्ड H2B, H3 and H4. Total 5 type of histone proteins are there: H1, H2A, H2B, H3 and H4. Okay. Now हम H1 को अभी छोड़ देते हैं, इनकी बात करते हैं। ये जो प्रोटीन है ये 2-2 पीसीज की फॉर्म में है। इनको ऐसे याद रखो कि जो सारी प्रोटीन है ये 2-2 पीसीज की फॉर्म में है। तो टोटल कितने पीसीज हो गए? 8। अब हमने क्या बनाना है? इन 8 पीसीज को लपेट के एक ऊन का गोला बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा वो गोला? सी, वन 2 3 एक बैक साइड में, 4 5 6 एक बैक साइड में। कितने हो गए टोटल? 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो जो ये हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअल में दिस आई मेड अ हिस्टोन ऑक्टामर, ये क्या बनाया मैंने? हिस्टोन ऑक्टामर। ये 8 पीसेज ने अपने आप को एक गोले की फॉर्म में, उनके गोले की फॉर्म में अरेंज कर लिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर डीएनए रैप होता है। हिस्टोन ऑक्टामर जो है इसके ऊपर डीएनए रैप होता है। सपोज दिस इज डीएनए, ऐसे रैप हो रहा है। फिर से कोई एक गोला आने वाला है, मीन्स एक हिस्टोन प्रोटीन आने वाला, ऑक्टामर आने वाला, एक और आने वाला, इस तरह से, और ये डीएनए ऐसे ऐसे रैप करता है लाइक दिस। और फिर ऐसे ही छोटे छोटे ये गोले आते रहेंगे और डीएनए इन पे ऐसे रैप करता रहेगा लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? हिस्टोन ऑक्टामर एंड डीएनए, हिस्टोन ऑक्टामर एंड डीएनए दोनों का कॉम्बिनेशन बना, और इस कॉम्बिनेशन को हमने नाम दिया है न्यूक्लियोसोम। सो व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन ऑक्टामर, combination of DNA and histone octamer. How you will define nucleosome? It is the combination of DNA and histone octamer. When DNA is wrapped on histone octamer, then it is formed nucleosome. तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज आवर डीएनए, और इसके अंदर ये क्या थे? हिस्टोन ऑक्टामर है। एंड इट लुक्स लाइक कि एक माला है, धागा है, और इसके अंदर ये मोती लगे हुए हैं।
तो इस चीज को बोला जाता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक धागा और बीड्स उसके ऊपर मोती, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अच्छा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग जो चीज है इसको हमने क्या नाम दिया है? क्रोमेटिन। इट इज क्रोमेटिन। मैनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज इन दीज टू टर्म्स, एक तो क्रोमेटिन और दूसरी क्रोमोसोम्स। डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्रोमेटिन इज द रिपीटेटिव यूनिट, इट इज द रिपीटेटिव यूनिट ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के रिपीटेटिव यूनिट को क्या बोला जा रहा है? क्रोमेटिन बोला जा रहा है। हाउ इट इज रिपीटेटिव यूनिट? अगेन एंड अगेन न्यूक्लियोसोम्स आर रिपीटिंग इटसेल्फ, रिपीट कर रहे हैं, बीड्स आ रहे हैं, मोती हैं इस माला के अंदर, तो इसीलिए इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोला जा रहा है। इज इट क्लियर? तो यहां तक की हमने बात की। अब आगे और फर्दर पैकिंग होगी। क्या पैकिंग होगी डीएनए की? देखो, नाउ यू ऑब्जर्व वन थिंग कि हमने 4 हिस्टोन के बारे में तो बात कर ली, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं की कि ये क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था कि ये न्यूक्लियोसोम है, एक और न्यूक्लियोसोम था और इस पे डीएनए इस तरह से रैप कर रहा था लाइक दिस, ठीक है। तो इस पार्ट को तो हमने न्यूक्लियोसोम नाम दे दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन ऑक्टामर एंड डीएनए। फिर जब इस पूरी ये माला बन रही थी तो पूरी माला को हमने क्रोमेटिन नाम दे दिया था। और एक चीज बच गई कि जो ये एक ऐसा डीएनए का कुछ हिस्सा है जो न्यूक्लियोसोम के ऊपर रैप नहीं है, ये बीच में है, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में, इसको बोला जाता है लिंकर डीएनए। इट इज नोन एज लिंकर डीएनए। नेम इज टेलिंग, लिंकर जो ज्वाइन कर रहा है, लिंक कर रहा है किसको? 2 न्यूक्लियोसोम को। तो दिस इज लिंकर डीएनए। अच्छा, अब यहाँ पे बात होगी H1 हिस्टोन की। जो ये H1 हिस्टोन है, यहाँ पर जो ये 8 आई थी ना हिस्टोन, ये तो ये थी ना, H2A, H2B, H3, H4, ये इन्होंने यहाँ पे पोर्शन बनाए थे, इस तरह से 4 पोर्शन बनाए थे, तो ये चारों ही प्रोटीन आ गई थी। H1 तो फिर भी रह गई थी। अब इसकी टर्न है, ये H1 क्या करेगी? इस लिंकर डीएनए के साथ अटैच रहती है, लिंकर डीएनए के साथ अटैच रहते हैं, तो ये बन गई H1 हिस्टोन। Listen again, linker DNA is the part of DNA which is not wrapped on histone octamer या nucleosome, you can say। लिख देती हूँ मैं इसको। It is the part of DNA which is not wrapped on histone octamer, जो हिस्टोन ऑक्टामर पे रैप नहीं हुआ है, और यू कैन से इट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए बोलते हैं। और H1 प्रोटीन अटैच इटसेल्फ टू द लिंकर डीएनए। लिख दो, इट अटैच टू लिंकर डीएनए, अटैच टू लिंकर डीएनए। अभी भी पैकेजिंग पूरी नहीं हुई है, 1 मोर स्टेप इज लेफ्ट। यहां तक का समझ आ गया होगा। लेट्स डू नेक्स्ट स्टेप। नाउ क्रोमेटिन हमने बना लिया है। क्या बना लिया? ये हमारे पास ये क्या था? क्रोमेटिन। दिस इज क्रोमेटिन, ओके। और यहां पर हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम है। दिस इज क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, इस क्रोमोसोम के अंदर एक अलग ही टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एंड इन शॉर्ट यू राइट NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन और NHC। नाउ व्हाट हैपन्स, ये मैं बना देती हूँ यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ व्हाट हैपन्स, अ फर्दर मोर पैकेजिंग ऑफ डीएनए वी आर डूइंग। अब ये जो है बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्रोमेटिन आ रहा है, इस तरह से इसमें आया, और इसमें ये बीड्स भी लगा दो, सिर्फ माला थोड़ी ना बनानी है, बीड्स भी लगा दो इसमें लाइक दिस, ठीक है। नाउ इट विल एंटर एंड रैप ऑन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब ये किस पे रैप हो जाएगा? इस तरह से नॉन क्रोमोसोमल
हिस्टोन जो प्रोटीन है उस पे रैप हो जाएगा एंड मेक बिट्स ऑल्सो, डोंट फॉरगेट टू मेक बिट्स। Okay, this chromatin pass through the nucleoplasm, enter into chromosome, wrap on non-histone chromosomal protein. Now the packaging of DNA is completed. अब DNA पूरे तरीके से पैक हो गया है, ठीक है। Now two terms more are there. अब क्या होता है कि जब हम माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करते हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व द न्यूक्लियस इन माइक्रोस्कोप, then some part of the chromatin material is light stained and loosely packed. देखो, सपोज हमने न्यूक्लियस को ऐसे ऑब्जर्व किया है और यहाँ पर कुछ हिस्सा तो बहुत टाइटली पैक होता है क्रोमोसोम का, कुछ हिस्सा तो टाइटली पैक है और डार्क स्टेन है, और कुछ हिस्सा लूजली पैक है इस तरह से एंड लाइट स्टेन है, ठीक है। तो इनको क्या नाम दिया जाता है? सी, द पार्ट विच इज लूजली पैक्ड, part of chromatin which is loosely packed and light stained, और जो स्टेन भी लाइट होता है, यू नो ना स्टेन, जब हम कोई स्लाइड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसको स्टेन करते हैं पहले, कि कलर डालते हैं कि वो प्रॉपरली विजिबल हो जाए, विच इज लाइट स्टेन इज नोन एज, उसको क्या नाम दिया गया है? यूक्रोमेटिन। इट इज नोन एज यूक्रोमेटिन। अब कुछ ऐसा हिस्सा है विच इज डेंसली पैक्ड एंड डार्क स्टेन, पार्ट ऑफ क्रोमेटिन, इट इज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन विच इज डेंसली पैक्ड, डेंसली मीन्स घना, टाइट, डेंसली पैक्ड एंड डार्क स्टेन्ड, और स्टेन कैसा है? वो डार्क स्टेन्ड है। एंड दिस पार्ट इज नोन एज, दिस पार्ट ऑफ क्रोमेटिन इज नोन एज heterochromatine. Heterochromatine. So two terms are there. One is heterochromatin, second one is euchromatin. euchromatin जो lightly stained होगा और loosely packed होगा. heterochromatin which is tightly packed and dark stained. One more difference is there in both. euchromatin is transcriptionally active. Transcriptionally active. Now what is this thing? ट्रांसक्रिप्शन हम फर्दर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना. हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है. क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. नाउ वन मोर टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे, दैट इज सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल. हाउएवर पूरा टॉपिक नहीं होगा आज, बट 1 और 2 एक्सपेरिमेंट हम आज कर लेते हैं, बाकी कल करते हैं. सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. टुडे वी आर डिस्कसिंग, बार बार बोल रहे हैं डीएनए डीएनए डीएनए. छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि डीएनए इज देयर, जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, जो पता लगाता है कौन किसका फादर है, कौन मदर है, इस तरह से कौन किसका बच्चा है. तो डीएनए डीएनए करते रहते हैं. तो ये डीएनए इतनी इजीली नहीं फाइंड आउट हुआ था. मैनी साइंटिस्ट वर डूइंग रिसर्च, बहुत सालों तक रिसर्च चली. आज से कुछ 100 सालों पहले तो पता ही नहीं था कि डीएनए भी कुछ होता है और वो जेनेटिक मटेरियल है, एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ट्राई कर रहे थे कि वी विल फाइंड आउट कौन जेनेटिक मटेरियल है, कौन ये इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है. सबसे ज़्यादा जो शक था वो प्रोटीन के ऊपर था कि पक्का प्रोटीन ऐसा काम कर रही है जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, क्योंकि प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है ना बॉडी में, इसलिए सोचा जा रहा था कि पक्का प्रोटीन होगी जो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही है. जबकि ऐसा कुछ नहीं मिला. वो कौन मिला? डीएनए. तो वो कैसे मिला? एक साइंटिस्ट थे ग्रिफ्थ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो हम नाम देंगे द ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट. ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करते हैं. उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? This scientist was doing work or doing research on the bacteria Streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumoniae.
नेम इज टेलिंग दिस बैक्टीरिया कोज द डिजीज न्यूमोनिया। ये डिजीज कौन सी करता है? न्यूमोनिया। अच्छा, इसके 2 स्ट्रेन होते हैं। जो ये बैक्टीरिया है इट हैज़ 2 स्ट्रेन। अब वो क्या काम कर रहे थे? वो वैक्सीन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, न्यूमोनिया की वैक्सीन मिल जाए, इस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। तो जैसे वो काम कर रहे थे तो पता चला कि इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन होते हैं, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन? इट इज जस्ट टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, या जिस तरीके से वो रह रहा है। तो एस स्ट्रेन होता है स्मूथ स्ट्रेन और आर स्ट्रेन होता है रफ स्ट्रेन। वाई इट इज स्मूथ एंड वाई इट इज रफ? अब कोकस बैक्टीरिया तुम्हें पता है राउंड स्ट्रक्चर होता है, तो ये कोकस बैक्टीरिया इस तरह से रह रहा था, ये इसका न्यूक्लियस है, और इस कोकस बैक्टीरिया के चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस शीथ बन गई। म्यूसिलेजिनस शीथ बन गई, इसीलिए ये स्मूथ हो गया। कैसा हो गया? स्मूथ, बहुत ही स्मूथ सरफेस हो गया। ये क्या है? म्यूसिलेजिनस शीथ, म्यूसिलेज की बनी हुई शीथ है। अच्छा, आर स्ट्रेन रफ है। अब इस रफ है तो इसमें इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर रही होगी और कोई म्यूसिलेजिनस शीथ नहीं है। आर स्ट्रेन जो होता है ये नॉन वायरुलेंट होता है या नॉन पैथोजेनिक होता है, जो डिजीज नहीं करता है। एस स्ट्रेन वायरुलेंट होता है, पैथोजेनिक होता है, डिजीज करता है। ठीक है, व्हाट ही हैज डन, उसने क्या किया? एस स्ट्रेन ही इंजेक्ट इन माइस, इंजेक्ट इन माइस। अब माइस क्या है? चूहा। माउस इज सिंगुलर, माइस इज प्लूरल। उसने एक माइस में नहीं किया ना, कईयों में किया। एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो किसी एक को सैंपल लेके नहीं चलते हैं। तो ही इंजेक्ट दिस एस स्ट्रेन इन माइस, माइस में उसने इंजेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ? इस माइस की डेथ हो गई, माइस डाइड, मर गया। पैथोजेनिक था, वायरुलेंट था, मर गया चूहा। आर स्ट्रेन को जब उसने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इन माइस, उसने माइस को इंजेक्ट कर दिया इस आर स्ट्रेन से। ठीक है, एंड दैट माइस सर्वाइव। वो तो अच्छे से हैप्पीली रह रहा था अपनी लाइफ में, उसको न्यूमोनिया नहीं हुआ, वो सर्वाइव करता रहा। नाउ ही कंफ्यूज कि इसमें ऐसा क्या और इसमें ऐसा क्या। व्हाट ही हैज डन, उसने एस स्ट्रेन को हिट किल किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये किया, अब थर्ड उन्होंने क्या किया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन। उस एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया, मार दिया, उस बैक्टीरिया को मार दिया। एंड नाउ ही इंजेक्ट इन माइस। अब उसने माइस में उसको इंजेक्ट किया। अब जब वो जो डिजीज कर रहा था वही मर गया, तो थोड़ा ना चूहे को कुछ होने वाला है, तो वो तो अच्छे से हैप्पीली रह रहा है, अब उसे कुछ नहीं हुआ, सर्वाइव कर रहा है ऐसे। ठीक है, लाइव, माइस लाइव, नहीं मरा। यहाँ पे भी माइस लाइव था, जी रहा था। लास्ट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया? ना तो हर स्ट्रेन कुछ कर रहा था और ना ही हीट किल्ड स्ट्रेन कुछ कर रहा था, दोनों ही शांत थे, दोनों को मिला दिया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, दोनों ही को जब इंजेक्ट किया माइस के अंदर, इंजेक्ट इन माइस, माइस में इंजेक्ट किया। नाउ व्हाट हैपन? अगेन माइस डाइड, मर गया चूहा। ठीक है, माइस डाइड, ही डाइड। नाउ अब वो सोचता है कि देखो, ना तो हीट किल्ड कोई नुकसान कर रहा था चूहे को एस स्ट्रेन, ना ही आर स्ट्रेन कोई नुकसान कर रहा था, तो दोनों जब मिल गए तो ऐसा क्या हुआ कि वो चूहा मर गया। दोनों ही नॉन हार्मफुल थे, नॉन पैथोजेनिक थे, और इस केस में माइस मर गया। तो ही ऑब्जर्व वन थिंग। अच्छा, एक चीज और मिली, मरने के साथ साथ इसमें एक चीज और मिली, लाइव एस स्ट्रेन, लाइव एस स्ट्रेन मिला। उन्होंने तो हीट किल्ड स्ट्रेन डाला था ना, तो वो लाइव कहां से आ गया? तो उन्होंने एक चीज बोली कि समथिंग वॉज देयर, कि एस स्ट्रेन से इस आर स्ट्रेन में कुछ गया है, और वो कुछ क्या है? ये स्टार है। कि इस आर एस स्ट्रेन से, हीट किल्ड से आर स्ट्रेन में समथिंग वॉज ट्रांसफर्ड, कोई चीज निकल के इसके अंदर गई है, जिससे ये आर स्ट्रेन क्या बन गया? लाइव एस स्ट्रेन बन गया। अब उनको तो पता नहीं था क्या गई है, उल्टा कुछ सोल्व करने के बजाय हमारे लिए क्वेश्चन छोड़ गए कि ऐसा ही स्टार कौन था,
ये स्टार कौन था? इस स्टार को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि समथिंग वॉज देयर जो इस हीट किल्ड स्ट्रेन से आर में घुसी और आर ने एस स्ट्रेन बना दिया, पैथोजेनिक वायरुलेंट बना दिया। क्वेश्चन छोड़ गए। अब वो क्वेश्चन किसने सोल्व किया? लेट्स सी। वन मोर एक्सपेरिमेंट वॉज डन, बहुत ही छोटा सा और अच्छा सा एक्सपेरिमेंट हुआ था। उन्होंने बताया फिर कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन था जो ये स्टार मैंने बनाया। 3 साइंटिस्ट वर देयर, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। अनफॉर्चुनेटली तुम्हें ये नाम याद रखने हैं, तीनों ही साइंटिस्ट के, ठीक है। व्हाट दे हैड डन, 2 थिंग्स वर देयर ना, कि एक तो था हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ये लिया था ना उन्होंने लास्ट एक्सपेरिमेंट में, और एक जो दूसरा लिया था वो लिया था लाइव आर स्ट्रेन। 2 चीजें थी, लाइव आर स्ट्रेन, ठीक है। और इस एस्ट्रेन से इसमें कुछ गया था, और वो कुछ क्या था? स्टार था, है ना, कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, वो पता करना था, क्वेश्चन मार्क था कि ये कौन था। व्हाट ही हैज डन, उन्होंने बड़े ही स्मार्टली एंजाइम लिया, प्रोटीएज। प्रोटीएज यू नो, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। एंड वन थिंग जिसके पीछे भी एज आ जाता है बायो में, वो क्या होता है? एंजाइम का नाम होता है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को क्या किया? इस सॉल्यूशन में डाल दिया। उनको लगा कि अगर ये प्रोटीन होगा ना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो ये इसको डिग्रेड कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। जबकि हुआ उल्टा, क्या हुआ? लाइव एस्ट्रेन बन गया, लाइव एस्ट्रेन, ऐसे का ऐसा रहा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये किया उन्होंने, कोई डिग्रेडेशन नहीं हुई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने? आरएनएज लिया। आरएनएज इज ऑल्सो एंजाइम विच डाइजेस्ट आरएनए, जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है। उनको लगा कि अगर ये स्टार आरएनए है तो ये आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, डिग्रेड कर देगा, तो फिर से लाइव एस्ट्रेन नहीं बनेगा। कर दिया, इस पे डाल दिया सॉल्यूशन में। सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, बट फिर से क्या हो गया? लाइव एस्ट्रेन बन गया, वो डिग्रेड नहीं हुआ। अब लास्ट एंड फाइनल जो उन्होंने हथियार यूज किया वो था डीएनएज, जो डाइजेस्ट करता है किसको? डीएनए को, विच डाइजेस्ट डीएनए। फाइनली उन्होंने डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाला, एस स्टार के ऊपर उसने एक्शन किया। इस केस में नो लाइव एस्ट्रेन फॉर्म, ये नहीं बना, यानी इसने उसको डिग्रेड कर दिया इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को, और एस्ट्रेन नहीं बना। यहां से चीजें क्लियर हो गई कि पक्का वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आ गया? डीएनए था। और यहीं से सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट मानी गई कि पक्का डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बट उन्होंने एक्सपेरिमेंट जरूर कर दिया तीनों साइंटिस्ट ने, बट मैक्सिमम ऑफ द साइंटिस्ट वर नॉट कन्विंस्ड, माने नहीं इस एक्सपेरिमेंट को कि ऐसा भी कुछ होता है। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए थे, हर्शे एंड चेज, जिनके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। उन्होंने कैसे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल को कंप्लीट किया। ओके, सो रिमेंबर दीज थिंग्स, रिवाइज देम प्रॉपरली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. Tomorrow we'll come with our next topic. Thank you everybody.